नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में आपके 13 नवंबर 2022 के जो एमसीक्यूज हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपके सामने लेके आया हूं। मेरा नाम है शुभम शर्मा। चलिए तो हम इस एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए पहला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए बूंदी, बी गंगानगर, सी जयपुर और डी बीकानेर। तो देखिए यहाँ पर जो अपना सेगमेंट है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि जितनी भी आपके राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं तो उनसे आपको अवगत कराया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं मुझे कि हाल ही में किस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए थे, बूंदी, श्रीगंगानगर, जयपुर और बीकानेर। तो यहाँ से आपको सही आंसर जो देखने को मिलेगा वो है आपके बूंदी। तो बूंदी के अंदर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम किसके नाम पर कर दिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया है। चलिए, आप सभी इनसे तो परिचित ही होंगे। इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लोग इन्हें किन नाम से भी जानते हैं? बाबा साहब के नाम से भी भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। मुख्य इनका योगदान क्या है? इनका मुख्य रूप से जो योगदान है, इसे बेसिकली बोला जाए तो मैं दलित विमर्श में लिख सकता हूँ। देखिए, विमर्श शब्द का उपयोग किया जाता है यदि आप स्त्रियों के बारे में किसी बात के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो वहां पे स्त्रियों संबंधी मुद्दे को लिखा जाएगा स्त्री विमर्श। ठीक इसी प्रकार से जो दलित हैं उनके लिए यदि कोई काम किया गया है, कोई उनके ऊपर मुद्दे पर चर्चा की गई है, तो उसे अपन बेसिकली कहते हैं दलित विमर्श। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री आपके कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा ये चीज तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारतीय जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा की एक समिति है जिसका नाम आपने सुना होगा। उसका नाम है आपके प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति या मसौदा कमेटी भी इसे कहा जाता है। तो आपके संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? उसके अध्यक्ष रहे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फाइनली ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपने जीवन में बाद में ये अपना लेते हैं। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बूंदी में, जहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं, ए जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा और डी बीकानेर। देखिए, आपके राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उनके द्वारा एक राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो वो कहां पर हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका जोधपुर। देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी की यदि मैं बात करूं तो कुछ बातें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, राजस्थान साहित्य अकादमी है, तो राजस्थान का जो साहित्य है उसको और आगे बढ़ाना और राजस्थान के साहित्य को विकास करने का प्रयास करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी। और देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी की आपकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 में। और किसके द्वारा की गई थी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका जो हेडक्वार्टर है ये बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि राजस्थान साहित्य अकादमी बेसिकली कहां पर है? तो बेसिकली ये आपके कहां पर है? झीलों की नगरी उदयपुर में ये है। तो बस हमें ये याद रखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा अभी राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, हाल ही में जयपुर के ग्रेटर नगर निगम के मेयर चुनाव को खारिज करके मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्तगी रद्द करके किस न्यायालय द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है, ये करंट में काफी टाइम से चर्चा में रहा था कि मेयर सौम्या गुर्जर के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे और बर्खास्तगी कर दी गई थी, पर अभी हाल ही में क्या किया गया है, उनकी बर्खास्तगी को रद्द करने का फैसला दिया गया है न्यायालय के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये कौन से न्यायालय के द्वारा किया गया है, क्या जिला सेशन कोर्ट ने किया है, या राज्य हाई कोर्ट ने, आपके हाई कोर्ट ने किया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, हाल ही में राजस्थान का अपना जो हाई कोर्ट है वहां पर यह फैसला किया गया है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि मेयर की बात कर लें या फिर आप कह दो महापौर, आपने इन पदों के बारे में तो सुना ही होगा। ये कौन होते हैं, ये बेसिकली आपके जो नगर होता है उसका मुख्य जो मुखिया बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो, या फिर उसे बोल सकते हैं प्रशासक। ठीक है, ये कौन होता है, आपके मेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा सवाल है, हमें इस तरह के जो पुरस्कार होते हैं ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उस समय हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो यदि आपने ये चीजें कहीं पर सुन ली होंगी या फिर आप वीडियो के माध्यम से आप तक ये चीजें पहुंच गई होंगी तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो राजस्थान में किस व्यक्ति को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, बी है डॉक्टर बंशीलाल बावेल, सी डॉक्टर शिव बावेल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर मैं अभी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा अणुव्रत गौरव सम्मान के बारे में। ठीक है, देखिए बेसिकली आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो अणुव्रत से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। इस सिद्धांत का संबंध है आपके जैन धर्म से संबंधित है। देखो थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म के अंदर बेसिकली 2 प्रकार के व्रतों की बात की जाती है। एक व्रत को बोला जाता है अणुव्रत और दूसरे व्रत को बोला जाता है महाव्रत। ठीक है, देखो समझने का प्रयास करना कि महाव्रत का, यदि महाव्रत की अपन बात करें तो इसको फॉलो करने वाले कौन होंगे, आपके जो जैन धर्म के अंदर साधु सन्यासी हैं वो महाव्रत का पालन करने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अणुव्रत की यदि बात की जाती है तो देखो अणु का मतलब यदि आप जाने तो अणु का मतलब होता है छोटा या फिर सूक्ष्म। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकेंगे कि सूक्ष्मता के साथ में जिस व्रत का पालन होता है उसे कहा जाता है अणुव्रत और इसका पालन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है श्रावक। देखो आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी में रह रहा है तो वो बहुत सारे नियम कायदों को फॉलो नहीं कर सकता, तो उनके लिए थोड़ी सी एक तरह से मान लो छूट दी गई है। ठीक है, तो वो है आपके कौन सा अणुव्रत। और महाव्रत का संबंध मैंने बताया साधु सन्यासियों से है, तो उनके लिए तो बहुत कठोर नियम है और सर्व त्याग की वहां पर बात की गई है। ठीक है, यदि हम बात करें अणुव्रत की तो सबसे पहले अणुव्रत की बात करने वाले थे तो कौन थे, वो महावीर स्वामी जी। आप सभी जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, तो उन्होंने ही अणुव्रत शुरू किए थे। तो उनके कितने अणुव्रत थे, 5 अणुव्रत की वो बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक बार नाम देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और इसके अलावा एक और अणुव्रत कौन सा है, अपरिग्रह मतलब जितनी आपके पास में कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप स्टोर करके नहीं रखेंगे। ठीक है, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही आप यूज करिए। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा आचार्य तुलसी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। आचार्य तुलसी हुए हैं जैन धर्म के अंदर, 1997 में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो आचार्य तुलसी ने 13 पंथ को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने बेसिकली इस समय पर अणुव्रत को यदि आगे बढ़ाने वाले किसी व्यक्ति का नाम आता है तो आचार्य तुलसी है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या है। तो अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर बंशीलाल बावेल को। बंशीलाल और कहीं पर नाम आता है बसंती लाल बावेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किसी भी एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जा सकते हैं और हमें उस समय पर क्या होता है कि कंफ्यूजन्स हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो उस समय पर हमें थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके बी भारत। ठीक है, तो महिलाओं की जो विश्व मुक्केबाजी है उसकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला कौन है? भारत। और ये आप देख सकते हैं, इंडिया टू होस्ट आईबीए, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जो कब होने वाली है? मार्च अप्रैल 2023 में न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। मतलब भारत मेजबानी करने वाला है, होस्ट कंट्री है। और आप सभी मैरी कॉम से तो परिचित होंगे ही होंगे। तो मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में बहुत ही अपने देश का नाम, इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है, तो इसके लिए हम मैरी कॉम जी को भी याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल देख लीजिए, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? देखिए, आप सवाल आपसे पूछा गया है कि 2023 में होने वाले खेलो इंडिया जो गेम्स है, खेलो इंडिया जो गेम्स है, इनकी मेजबानी करने वाला होस्ट कंट्री कौन सा होगा? तो कंट्री नहीं, कंट्री मतलब इंडिया के अंदर ही कौन सा राज्य होगा? ए बिहार, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया, आपने नाम भी सुना होगा कि खेलो इंडिया के नाम से भारत के अंदर क्या किया गया है कि भारत में अपने जो खेल हैं उनके अंदर प्रतिभाओं को निखारा जा सके। मतलब शुरुआत से ही, बेसिक लेवल से। आपने देखा होगा चाइना कितने मेडल जीतता है एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में, सभी चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर एक जो बेसिक से मतलब उनकी फाउंडेशन तैयार की जाती है। उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए खेलो इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसी क्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम, KIYG, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होता है। कब से शुरू हो गया था? ये 2018 से इसे शुरू कर दिया गया था। और ये क्या है? एनुअल है, वार्षिक तौर पर क्या किया जाता है? इसको आयोजित कराया जाता है। 2 कैटेगरीज में इसको बेसिकली बांटा गया था। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। 2 कैटेगरीज में यहां पर बांटा गया था इसे। पहली कैटेगरी थी आपके अंडर 17, 17 साल से कम उम्र के, और दूसरी है आपके अंडर 21, अंडर 21, और वो है किसके लिए? आपके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये शुरू किया गया। इसका देखो उद्देश्य क्या है कि एक तो खेल के अंदर लोग आगे बढ़े, दूसरा क्या होगा कि जो हमारी हेल्थ है वो भी इससे क्या होगी? बेटर होगी। व्यक्ति खेलेगा तो वो क्या होगा? मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी सक्षम होगा। इसीलिए खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर मेजबानी किसको दी गई है? मेजबानी आपके दी गई है बेसिकली किसको दी गई है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, तो उनके होस्ट कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। अगले सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टी20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए सूर्य कुमार यादव, बी हार्दिक पांड्या, सी विराट कोहली और डी रोहित शर्मा। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट यहाँ पर अर्जित किया है इन्होंने कि टी20 में 4000 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी यदि कोई बन गए हैं तो यहाँ पर हैं किंग कोहली, रन मशीन कोहली, किंग कोहली इनको कह लीजिए। हाँ, वर्तमान में भारत बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, लेकिन इन तीनों ही लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। ठीक है, विराट कोहली को आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल देख लीजिए, हाल ही में 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ होगा? अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में देखो 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी केरला और डी कोच्चि। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, तब तक जो टर्म हमने यूज लिया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टेली मेडिसिन, क्या लग रहा होगा आपको इसको देखकर कि टेली मेडिसिन का क्या मतलब होगा? अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने नाम सुना होगा टेलीफोन का, टेलीफोन तो आप सभी यूज करते होंगे और आपने नाम भी सुना होगा। तो देखिए, और इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में बोले तो दूरभाष। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस टर्म को समझने की कोशिश करिएगा। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का मतलब देखो, ये जो वर्ड होता है टेली, इसका मतलब होता है दूर, ग्रीक शब्द है ना, इसका मतलब होता है दूर या फिर दूरी। और मेडिसिन के अंदर जो ग्रीक शब्द यूज हो रहा है उसका नाम क्या होता है? मेड्री। मेड्री का मतलब होता है ठीक करना। यदि आप टेलीफोन की बात करें तो टेली का मतलब दूर से, फोन मतलब बात करना।
टेलीफोन में यही तो होता है, दूर बैठे व्यक्ति आपस में संवाद कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेलीमेडिसिन में दूर बैठा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है, बात कर सकता है। इसमें किस चीज की मदद ली जाती है, आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। कितने ही तरह के आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, और इसके साथ में कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं उनकी मदद से क्या किया जाता है, ये टेलीमेडिसिन का काम किया जाता है। आपको मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, अभी जैसे कोविड-19 था, उस समय ऐसी स्थितियां आ गई थी कि लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास में भी मान लो नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको एक क्यूआर कोड दिया गया, आपने क्यूआर कोड को क्या किया, स्कैन किया, और वहां से या इस तरीके से चले जाओ, या फिर जैसे जूम लिंक दे दिया आपको, उससे आपने डॉक्टर साहब से आपसे बात कर ली कि भाई हमें ये परेशानी है, और वो क्या करेंगे, आपको जो आपकी मेडिसिन है उसको यहाँ पर क्या किया उन्होंने, प्रेस्क्राइब किया, और वो पर्ची जो है वो आपको क्या करेंगे, भेज देंगे। आप पर्ची वहां से निकाल करके केमिस्ट को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप हॉस्पिटल भी नहीं गए और आपको क्या है, मेडिसिन मिल गई। तो ये टेलीमेडिसिन का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर। तो आप समझ गए होंगे टेलीमेडिसिन क्या होती है। तो 18वां इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, और वो कहां पर हो रहा है, आपके कोच्चि के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार कोच्चि की लोकेशन देख लीजिए। ये अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर आपका राज्य कौन सा है, केरल राज्य। तो केरल राज्य के अंदर यहाँ पर आपके ये वाला जो जगह है, यहाँ पर आपके क्या पड़ता है, कोच्चि पड़ता है। यदि आप एक बार केरला का यहाँ पर मैप भी देखेंगे तो आप एक बार देखो, ये आपकी कर्नाटक है। कर्नाटक से आप नीचे की तरफ चलोगे तो कुछ जगह हैं जिनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। देखो कोच्चि तो ये रहा, ठीक है, कोच्चि ये रहा, कोच्चि जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन एक बार केरला का मैप देखते हुए चलेंगे। यहाँ से देखो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से आप नीचे जाओगे तो कन्नूर करके आपका हिल स्टेशन आता है। कभी आप घूमने जाएंगे केरला तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ बेसिकली आपको कि कितनी मतलब बढ़िया यहाँ पर जगह है। काजीकोट करके यहाँ पर जगह आती है, जो आपका कलिकट बंदरगाह, जहाँ पर भारत की खोज वाली बात होती है, तो कलिकट बंदरगाह का संबंध भी यहाँ से है। इसके अलावा एर्नाकुलम देखो, कोचीन की यदि मैं बात करूं तो कोचीन केरल जिले में है, और एर्नाकुलम जिला मतलब केरल स्टेट हो गया, एर्नाकुलम आपके क्या है, जिला है, जिसके अंदर क्या है आपके कोचीन है। और किसके पास में है, ये आपके लक्षद्वीप सागर के पास में है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कौन सा इसके पास में, अलापुजा, ठीक है, कोल्लम है। तो एक बार आप ये मैप्स यहाँ से जरूर देखिएगा। और ये यहाँ पर आपके पड़ जाता है कोयम्बटूर, नीलगिरी हिल्स। तो मेरा मकसद ये है कि आपको ये जगह तो ध्यान रहे, इसके साथ में थोड़ा मैपिंग भी आप आइडिया लेते रहें। अच्छा, कोच्चि की एक चीज फेमस है, वो अपने को ध्यान रखनी है कि जो कोच्चि का एयरपोर्ट है ना, कोच्चि का जो एयरपोर्ट है उसकी एक खासियत क्या है कि वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित है। समझ पा रहे हैं आप कि यहां पर जितनी भी बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है, सोलर के द्वारा। तो मतलब भारत का ऐसा एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चालू है, मतलब हर चीज यहां पर सोलर एनर्जी के द्वारा यहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो वो कौन सा है, आपके कोच्चि एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहां से आप कोच्चि के बारे में थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। नवा सवाल देख लीजिए, हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2021 और 22 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके। राजस्थान के आप एग्जाम्स देंगे तो वहां पर आप बिल्कुल श्योर मान के चलिए कोई ना कोई पुरस्कार की चर्चा तो वहां पर होने ही वाली है। ठीक है, तो कोई ना कोई जब पुरस्कार की चर्चा होती है तो वहां पर क्या है, आपके बिहारी पुरस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिहारी पुरस्कार के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं, बिहारी पुरस्कार 2021 और 22 से किसे सम्मानित किया गया है। ए मधु कोकारिया, डॉक्टर माधव हाड़ा, डॉक्टर सुरेश और DNB। चलिए आंसर की तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो बिहारी पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसको देने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, पूरा नाम यदि मैं लिखूं तो कृष्ण कुमार, पूरा नाम है इसका कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपके बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार।
ठीक है। तो के बिरला फाउंडेशन क्यों दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी में या फिर राजस्थानी भाषा में प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यदि 2 लाइन लिखने को आ जाए तो आप यहां से लिख सकते हो कि बिहारी पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बिहारी पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। तो पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 से ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की राशि क्या है भैया? 2.5 लाख रुपए पुरस्कार की राशि दी जाती है। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? जयसिंह नीरज जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। और ये किस लिए दिया गया था? इनकी एक संकलन थी, एक इनकी रचना थी जिसका नाम क्या है? धनी का आदमी। इतना डीप यदि कोई जाए तो भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये जयसिंह नीरज जी का संकलन था जिसलिए पहली बार उनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर से वही बात, किसे दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या फिर राजस्थानी कृति के लिए राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो देखिए, जो आपसे पूछा गया था 31वां बिहारी पुरस्कार, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो देखिए, के बिरला फाउंडेशन का 31वां बिहारी पुरस्कार से मधु काकरिया जी को सम्मानित किया गया है। और किस लिए? एक उपन्यास इन्होंने लिखा था जिसका नाम क्या था? हम यहाँ थे। ये आपके मधु काकरिया जी। देखो, एग्जाम के अंदर ये तो पूछ लिया जाएगा कि 31वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी रचना पूछ लेते हैं कि क्या उनकी रचना थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए दिया गया था। तो यदि 31वां पूछ ले तो क्या नाम है? मधु काकरिया जी और हम यहाँ थे। चलिए अभी लेटेस्ट की बात करते हैं। तो आपको जो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, 32वां बिहारी पुरस्कार आपके 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर माधव हाडा। डॉक्टर माधव हाडा जी को सम्मानित किया गया। किसके लिए? ये इनकी रचना है। देखो, इसका नाम यदि आपको ढंग से दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं लिख देता हूं। पचरंग चोला पहर सखीरी, ये इनकी रचना है जिसके लिए इनको 2022 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली यदि मैं आपको बताऊं तो आपके जो मध्ययुगीन भक्त कवि हुई है मीराबाई सा, तो मीराबाई सा के जीवन पर यह केंद्रित रचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब छोटी सी चर्चा मैं आपको बिल्कुल यहां पर करना चाहूंगा के फाउंडेशन के बारे में। देखो, के फाउंडेशन की यदि मैं बात करूं तो देखो, के फाउंडेशन के द्वारा कुछ सम्मान दिए जाते हैं। उनमें प्रमुख कौन से हैं? एक तो आपका हो गया बिहारी पुरस्कार, जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई है, बिहारी पुरस्कार। इसके अलावा के फाउंडेशन कौन सा देता है? सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार या सरस्वती सम्मान भी आपके के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और एक राजस्थान में फेमस सम्मान है जिसका नाम क्या है? व्यास सम्मान। इसे भी आपके कौन देते हैं? के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एंड बी। डॉक्टर मधु काकरिया और डॉक्टर माधव हाडा जी को 21 और 22 के रेस्पेक्टिवली बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अंतिम सवाल की तरफ मूव करेंगे। राष्ट्रीय विंटर खेलों का, शीत खेलों की मेजबानी किस प्रदेश को मिली है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी उत्तराखंड। आपके जो विंटर गेम्स हैं उनकी मेजबानी किसे दी गई है? उत्तराखंड को विंटर गेम्स की मेजबानी दी गई है। देखिए अब विंटर आ गई है तो सर्दियों में क्या होता है, कुछ गेम्स होते हैं जैसे ये स्नो स्केटिंग हो गया और इस तरह के काफ़ी गेम्स हैं जिनका आयोजन किया जाता है। तो उसमें कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? आपके यूके उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड कभी आप घूमने जाएं तो मैंने टूरिस्ट मैप लगा दिया है, थोड़ा आप जरूर यहाँ पर चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। नैनीताल का नाम आपने सुना होगा, तो कहाँ पड़ रहा है ये? आपके दक्षिणतम साइड में। भीमताल का नाम आपने सुना होगा, अल्मोड़ा हिल स्टेशन है उनका नाम आपने सुना होगा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है, और चलिए इसके अलावा आप सभी हरिद्वार गए होंगे। यहाँ से आप ये देखिए, इधर से आपका रूट रहता है उत्तर प्रदेश की तरफ से और यहाँ पर आप हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार के पास में आपका राजा जी नेशनल पार्क है। हरिद्वार से और फिर जाया जाएगा कहाँ पर?
हरिद्वार से फिर जाते हैं अपने ऋषिकेश, और यदि आपको देहरादून जाना है तो आप इधर की तरफ आप कहाँ जा सकते हैं, देहरादून। मैं रूट बता रहा हूँ, यदि आप मसूरी घूमना चाहें तो आप हरिद्वार से जाइए ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून होते हुए और मसूरी की पहाड़ियों पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपका ड्रीम हो लबासना का, जब आप IAS बन जाएंगे तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वो ट्रेनिंग का स्थान कौन सा है आपका, मसूरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो एक बार थोड़ा इधर की तरफ मूव करते हैं। गंगा नदी आपको यहाँ पे बहती हुई दिखेगी। देखो ये आपकी यमुना नदी है, ये आपके भागीरथी, देखो गंगोत्री जहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख जो स्थान है वो आप देखिए, उत्तरकाशी, इसके अलावा ये रहे आपके केदारनाथ जी, केदारनाथ जी, ये आपके हो गए बद्रीनाथ जी, और जो उसका रास्ता है जोशीमठ होते हुए यहाँ से जाते हैं, ये हो गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो इस मैप को आप बढ़िया से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर आंसर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय IAS से जुड़ने के लिए। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे अपडेट्स के लिए और सारी बढ़िया चीज़ों के लिए। और आपको PDF मेरे चैनल शुभम शर्मा RPSC/RAS, ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और इसी तरह से आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिएगा, अपने जीवन के 15-20 मिनट देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि जरूर कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए। चलिए अगले सेशन में हम मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।